एक जज अपनी पत्नी को क्यों दे रहे हैं तलाक? रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर क्या हुआ है? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशान नहीं, बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं? माताजी किधर है? आखिर हुआ क्या? लेकिन उधर से केवल एक रट की, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन देते कहा कि कम से कम 1 घंटा पहुँचने में लगेगा। जैसे तैसे मेरी पूरी घबराहट में पहुँचा। देखा तो भाई साहब हमारे मित्र जो जज हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रहे हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर क्या बात है? भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर, ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है? बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिशें की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट-फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी भाभी जी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तुम मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरे के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक-एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात-रात भर बैठी रहती थी। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, थप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है? हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम ख़राब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ रह तो सकता हूँ
और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बातें करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गिलानी से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुँचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। और चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वे अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कातर शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी। मैंने सिस्टर से कहा, अब विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अतः मैं किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में नहीं हूँ। केवल एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़ कर रोने लगी। आसपास के कमरों में भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पूरे पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते पर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले न मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दें। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किसी से छुपा नहीं। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये ज़रूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारी जननी को बेसहारा बेघर ना होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कहीं जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस मार्मिक दास्तान को खुद भी पढ़िए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए, ताकि पश्चाताप ना करना पड़े। जीवन में अनेकों बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करते हुए ऊंच नीच, बीवी बच्चे, माता पिता सब सामने आते हैं। कभी कभार ऐसे एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें कुछ चुनना होता है। उसका कारण यह होता है कि आपको अपने माता पिता से लगाव होता है। कहीं ना कहीं आपकी वैवाहिक जीवन में आपकी धर्म पत्नी को वो लगाव नहीं होता जो उसे अपनी खुद की माँ से होता है। लेकिन आपको खुद दोनों को एक साथ लेकर चलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। माँ को लगता है कि मेरा बेटा है, बीवी को लगता है कि मेरा पति है।
मेरा हक इन पर ज़्यादा है, माँ कहती है मेरा हक ज़्यादा है। लेकिन माता पिता कभी कभार सोचते हैं कि हमारा बेटा को यदि हम खुश देखना चाहते हैं तो हमें इसे इसकी बीवी के साथ छोड़ देना चाहिए। वो बुढ़ापे में भी झुकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम झुकना ही चाहते। इसी प्रकार घर टूटते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना, उनके लालन पोषण से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम ये अब भूल जाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कठिनाइयों का सामना करके हम लोगों को इतना बड़ा काबिल बनाया। जो काबिल बन जाते हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं अपने माता पिता से, लेकिन वो इसी सारे जी लेते हैं कि मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा एसपी है, मेरा बेटा डॉक्टर है। आज के ज़माने में कलयुग चल रहा है और हम लोग कलयुग में ही हैं, लेकिन कलयुग में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं और गंदे लोग भी हैं। गंदे लोग वो हैं जो अपने लिए जीते हैं, अच्छे लोग वो हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। मैंने काफ़ी, इतना बड़ा तो नहीं, आप लोग यदि मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं इतना बड़ा तो नहीं कि मैंने पूरी दुनिया देखी हो। हाँ, लेकिन मैंने इतना ज़रूर देखा है कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं। वो एमबीए कर लेता है, वो बीटेक कर लेता है, वो डॉक्टर बन जाता है, कोई विदेश चला जाता है पढ़ लिख कर। फिर वो कहता है फिर वो कहता है कि पापा मैं अमेरिका, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, पापा मुझे यहीं अच्छा है, यहाँ सैलरी बेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यहाँ मुझे अच्छा है, इंडिया में नहीं आ सकता। पापा बोलते हैं ओके। वो बोल तो देते हैं, लेकिन उनसे पूछो क्या उन्होंने इसीलिए पढ़ाया था कि आप वहाँ जाकर सेटल हो जाएं। अब वो कभी कभार आते हैं पापा से मिलने, एक दो दिन रुकते हैं, उसके बाद वो फिर से चले जाते हैं। माँ बाप कह देते हैं जब कोई पूछता है मेरा बेटा यूएसए में, मेरा बेटा जापान में, लेकिन उनकी अंदर की स्थिति को जानिए तो वो कहते हैं कि हमने पूरा जीवन संघर्ष किया, शादी होने के बाद हमने बच्चों को पाला, अपना पेट काटा, अपना सारी खुशियों को मारकर हमने इन बच्चों के लिए सब कुछ किया। बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन दुर्भाग्य उनकी खुशियाँ ही हमारे लिए सब कुछ थी। और आज उनकी खुशियों के कारण ही आज हम यहाँ अकेले हैं, क्योंकि आज भी उसकी खुशी ये है सेटल होने के बाद कि हम जर्मनी में रहेंगे, हम जापान में रहेंगे। जो जहाँ सेटल हो गया वो हो गया। मैंने काफ़ी ऐसे परिवार देखे हैं। ठीक है, माता पिता अच्छे हैं, उनके पास पैसे हैं, कोई गवर्नमेंट माँ बाप होता है, कोई गरीब होता है, कोई रेहड़ी चलाने वाला होता है, लेकिन उससे अच्छा वही पिता होता है कि उसके बच्चे उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उसके सामने रहते हैं आँखों के। और वो माँ बाप मेरे लिए काफ़ी सुख है उन्हें, लेकिन एक बेटे का, एक बच्चे का सुख नहीं है। बच्चों के लिए वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे अपनी खुशियों को छोड़कर माँ बाप को क्यों नहीं देते? इस सब की ज़रा इस विषय पर आप लोग सोचिएगा। जीवन बड़ा बड़ा अनोखा है। आज मैं भी शादीशुदा, कल को ये सब मेरे साथ भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक करना होगा बचपन से ही। लक्ष्य सबके होते हैं। मनुष्य का अपने जीवन में एक लक्ष्य होना बड़ा अनिवार्य होता है और होना भी चाहिए। यदि लक्ष्य नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आदर्शों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास आदर्श नहीं है तो आप जीवन में किसी को भी लेके नहीं चल सकते। बस आप स्वयं अकेले जियोगे, अपने लिए जियोगे, अपने लिए करोगे, लेकिन फिर उससे फ़ायदा ये क्या है कि सब कहते हैं अरे मुझे मतलब नहीं है, उसके बारे में पूछो मुझे मतलब नहीं है, अपने काम से काम करते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको अपने पूरे यूट्यूब वीडियो के साथ आपको ये कहानी बताते हुए मेरी आंखें भी भर आई हैं, लेकिन मैंने आपको अब तक थोड़ा सा भी ये नहीं बोला कहीं पर भी वीडियो में
कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बस आज आपसे इतना बोलना चाहूँगा कि आप उन लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा उस वीडियो को जिसमें आदर्श भरी माता-पिता की सच्ची कहानी है और एक अच्छे पुत्र को भी आप दर्शाइए अपने जीवन में। धन्यवाद दोस्तों।